शुक्ल जी के पश्चात हिंदी साहित्य लेखन में जिन जिन साहित्यकारों की चर्चा की जाती है उनमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, नागरी प्रचारणी सभा, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। शुक्ल जी के पश्चात इतिहास लेखन में मौलिकता और नवीनता की जगह पृष्ठ पेषणता की परंपरा अधिक रही यानी दिखाई देती है। या तो शुक्ल जी की बातों से सहमति या असहमति का स्वर मुखर है। कुछ इतिहासकारों ने या तो उनके नामों को बदलने की कोशिश की या उनके काल विभाजनों को। यही वजह है कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि शुक्ल जी के पश्चात इतिहास लेखन यानी आधुनिक इतिहास लेखन न तो पूरी तरह शुक्ल को पकड़कर संभव है और न ही उन्हें पूरी तरह छोड़कर संभव है। इस परंपरा में सबसे प्रमुख चर्चा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जा सकती है। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 3 पुस्तकों को लिखा। 1940 में हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, दूसरा संस्करण इसी का 1952 में होता है। तीसरी जो उनकी रचना है हिंदी साहित्य की भूमिका, ये भी 1940 की है। तीसरी जो उनकी रचना है हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये है 1953 की रचना है। शुक्ल जी ने अपने इतिहास लेखन में तत्कालिकता को समझा और उसकी तरफ ही जोर दिया। वहीं आचार्य द्विवेदी जी ने परंपराओं के पुनर्मूल्यांकन पर बल दिया। शुक्ल जी ने प्रवृत्तियों के निर्धारण के लिए 2 तथ्यों की चर्चा की। शुक्ल किसी कारण काल विशेष में प्रवृत्ति विशेष से संबंधित रचनाओं की बहुलता को मानते हैं। उन रचनाओं की लोक प्रसिद्धि वो अत्यधिक समझते थे। इसके विपरीत आचार्य द्विवेदी जी ने प्रवृत्तियों के निर्धारण के बीच प्रेरणादायी और प्रभावोत्पादक के तत्वों को जिम्मेदार माना है। आचार्य द्विवेदी ने माना है कि इस काल में 3 प्रयोजनों से युद्ध लड़े गए थे। पहला प्रयोजन उन्होंने माना है कन्याहरण, दूसरा माना है मानवर्धन यानी स्वाभिमान को माना है, और तीसरा उन्होंने भूमि अर्जन यानी जर, जोरू और जमीन, इन तीनों चीजों के आधार पर उस जमाने में युद्ध लड़ा करते थे। सामंतों ने विवाह तथा विलास जैसे प्रयोजनों से ही अर्जित युद्ध लड़े। यह स्पष्ट है कि इनकी वीरता की प्रेरणा यदि विवाह, विलास अथवा श्रृंगार से मिलती है तो फिर इस काल को वीरगाथा काल कहना कहीं से भी अर्थसंगत नहीं होगा। उन्होंने माना कि इन सामंतों के लिखे युद्ध ही इनका व्यवसाय था और विलास ही इनकी खेती थी। शुक्ल जी ने सिद्धों नाथों की रचनाओं को लोक गाथा के विरुद्ध मानते हुए यह कहकर साहित्य से बहिष्कृत कर दिया, योग धारा कोई काव्य धारा नहीं मानी जाती। इनके विरोध में द्विवेदी जी ने 3 तर्क दिए हैं। आचार्य द्विवेदी ने अपने प्रबल तर्क के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि बेशक सिद्धों नाथों की रचनाएं साहित्यिक दृष्टि से अनगढ़ रही हैं, परंतु इनमें सामाजिक सरणियों का अभाव तो नहीं। थोड़ो खाए सो कले झले, घणो खाए सो रोगी, और दहु पंथा की संधि विचारे ते कोई बिरला जोगी। ये जालंधर नाथ ने लिखा था। जो ऐसा ही गुरु गोरखनाथ के उन्होंने कहा है, कहिवे ने बोली बा उबा की ने चली बा, धीरे धरी बा पाँव, गर्भ ने करबा सहजे रही बा, मंगत गोरखराव। सिद्धोनाथों के बचाव में आचार्य द्विवेदी ने दूसरा तर्क देते हुए ये लिखा है कि यह कितना हास्यपद है कि जिन गुणों के कारण कबीर को साहित्य के भीतर रखा गया, उन्हीं गुणों के कारण सिद्धोनाथों को साहित्य से भ्रष्ट कर दिया गया। उन्होंने सिद्धों और नाथों की जो परंपरा या उनकी रचना थी उनको मनगढ़ंत या ऐसी रचना न मानकर उसमें हठ, साधना, इन सारी योग साधनाओं को उन्होंने ढूंढा है। यदि कविता की भूमि
पृष्ठभूमि सिद्धोनाथों से ही तैयार हुई हो तो भला इन्हें कैसे तिरस्कृत कर दिया जा सकता है। आचार्य द्विवेदी इस बात पर जोर देता है कि उस अंधकार युग को प्रकाशित करने के लिए जो ही चिंगारी मिल जाए उसे जलाए रखना साहित्य इतिहासकार का कर्तव्य माना जाता है। थैंक यू।